बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात ने एक कुरब वाक़े की शदीद अल्फाज में मुसब्बत की है, जबकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब PTI एहतजाज के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंटरनेट के साथ मोबाइल फ़ोन सर्विस भी जुज़वी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मोहसिन नकवी साहब की जानिब से कहा गया है कि मैं ज़ाती तौर पर मुज़ाकरात के हक में हूँ, मगर फिल वक्त जो है मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो जो मुज़ाकरात की बात थी, ये बात चलते चलते क्या रुक गई है? नहीं, मेरा ख्याल है मुज़ाकरात तो हमेशा जारी रहते हैं और रहने चाहिए, और बातचीत से ही मामला हल होंगे आखिर में, और होने ही चाहिए। इशू जो है वो ये है कि ये जो 24 की कॉल है, ठीक है, और क्या वो उस दिन वाकई दोबारा से इस पे सोच भी कुछ अहबाब से बात हुई, तहरीक इंसाफ की भी और कुछ जो हुकूमत में भी हैं, तो वो असल इशू जो है वो ये है कि क्या इससे क्या होगा, और ये कंटेनर्स और शहर बंद होना और आंसू गैस और शेलिंग, गिरफ्तारियाँ और केसेस और इंतजार की फिजा जो, तो क्या इससे मामला आगे बढ़ेंगे, या ये है कि इससे हट के भी कोई बातचीत आगे जो है वो मुमकिन है? ये बात है सारी। और मैं भी ख्वाजा आसिफ साहब की शायद स्टेटमेंट थी या किसी और की, कि वो कह रहे थे कि भी 2 दिन बाकी हैं तो देखते हैं कि क्या मामला हैं। तो अभी ये ज़ाहिर है कि इंतशार और जो एक मजमूई सूरत हाल है पूरी दुनिया की। मैं बात आगे करने से पहले ये बताऊं कि गुज़री चंद रोज़ से मैं स्टूडियो से प्रोग्राम नहीं कर रहा था, मैं ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें अपने इदारे का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, GNN का। उन्होंने जो है वो उनकी भी जहाँ गया तो ज़ाहिर है कि एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है, एक अदारे की नुमाइंदगी होती है, और तो छोटा मोटा जो मुझे पिछले कुछ अरसे में, चंद सालों से मैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और बाकी सारे मामला, तो यूरोप ट्रैवल किया और बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंटरेक्ट किया लोगों से। और यूरोप जो है वो, और बुनियादी उसकी वजह ये थी कि वेब समिट वहाँ पे पुर्तगाल में हो रही थी। ये पुर्तगाल जो है ये कोई 1140 ईस्वी से, इसे दुनिया का सबसे पुराना मुल्क कहते हैं। इसकी सरहदें तकरीबन वैसी हैं जैसे 1140 में थी ईस्वी में, वैसी ही तकरीबन सरहदें। और ये पहला मुल्क है जो कि जिसने, यूरोप का पहला मुल्क है जो जिसने बाकी जगहों पे जाके कॉलोनीज़ बनाई, और एक उनमें से फिर जो है वो वहाँ से शख्सियत यहाँ हिंदुस्तान तक पहुँची, जो कि वास्को डी गामा। तो वहाँ पर जो शहर है उनका लिस्बन, और भी काफ़ी जगहों पे ज़ाहिर है कि आप जाते हैं तो फिर इंटरेक्ट करते हैं लोगों के साथ, मिलते हैं, देखते हैं कि हालात क्या हैं। लेकिन वहाँ पर एक वेब समिट, अच्छा, इस वेब समिट से थोड़ा सा मेरा ज़ाती भी, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि इसको मिस ना करूँ। ये 2016 से, वैसे 2009 में स्टार्ट हुआ था इस सिलसिला इनका, लेकिन ये कि 2016 से ये जो है ये लिस्बन में हो रही है हर साल। आइलैंड से स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर ये लिस्बन, और अब शायद ये मशरिक़ वस्ता में भी स्टार्ट करें अपना। लेकिन वहाँ पर ये जो समिट है उसमें, उस एक शहर में 71,000 लोग थे, 71,000 प्लस एक शहर में, और कोई मेरे ख्याल से 140-45 मुल्कों की वहाँ पे ऑफिशियल नुमाइंदगी थी, और उसमें 3,000 ऐसे थे जो स्टार्टअप्स थे या जो पहले से कंपनीज जो कि इस्टेब्लिश्ड हैं, और सारा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ पे, और 1,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स थे। अच्छा, एनीवे, तो अच्छा, वहाँ जो आम बात ये हुई कि अच्छा, इसमें इलॉन मस्क, ठीक है ना, और इस दफ़ा, पहले इलॉन मस्क इस दफ़ा तो नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो जो
बड़ी मज़ेदार शख्सियात जो है ना, टिम बर्नर्स ली वहाँ पे थे। ये जो हैं ये तकरीबन 70 साल इनकी उम्र है, और ये जो हैं ये इन्होंने ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW, ये आज से आप समझे 1989 में इन्होंने ये WWW ये स्टार्ट किया था। और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट मौजूद थे, ब्रैड स्मिथ, बाकी शख्सियात थी। पिछले साल जो है वो इलॉन मस्क आए हुए थे, और इस दफ़ा भी तो बहुत सारे और बेशुमार उसमें मुल्क जो थे वो उनकी प्रॉपर नुमाइंदगी थी। लेकिन मैं तो वहाँ जाहिर है कि अपने हवाले से पहुँचा था, आवारागर्दी करता हुआ। लेकिन एक जो और बहुत ज़्यादा दुनिया, सारी दुनिया आई हुई थी। 71,000 लोग अगर पूरी दुनिया से आए हों एक शहर में, तो आप सोचेंगे पूरी दुनिया से। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि एक तो वहाँ पे आप जाके आपको अंदाज़ा होता है कि कहाँ पे हम जा रहे हैं। और जो मैं बात हमेशा कहता हूँ कि जब भी जंगें होती हैं, जंगों के दौरान इनोवेशंस होती हैं। एक तरफ लोग जंगों में उलझे होते हैं, प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं, मसाइल हो रहे होते हैं। दूसरी तरफ कहीं टेलीफोन आ रहा होता है, कहीं टीवी आ रहा होता है, कहीं जहाज़ बन रहे होते हैं, कहीं गाड़ियाँ तैयार। ये सारी इनोवेशन जंगों के दौरान जंगें उसको तेज़ करती हैं। यहाँ तक कि कैंड फूड जिसमें फ़ौजी जाते हैं अपना खाना लेके, वो भी इसी दौरान आता है, इसी दौरान। तो ये जो पिछले 4-5 साल हैं या 10 साल हैं, इन सालों में जहाँ एक तरफ एक दुनिया खप गई पूरी, ये कंज्यूम हो रही है, भी होती जा रही है, अभी और इंतशार, अभी उस पर बात करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ जो एक तबका है पूरा, वो उससे अपने आप को अलग रख के इनोवेट कर रहा होता है, जो तेज़ी के साथ। यानी अब मुख्तसर तौर पे एजेंट, अगर आप कहें ना एजेंट, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में एजेंट कुछ और है, ठीक है। AI एजेंट्स पे बात हो रही है, और एजेंसी है तो वो AI एजेंसी, वो मार्केटिंग, वो किसी और हवाले से ये टर्म्स अब किसी और अंदाज में यूज़ हो रही हैं। और वहाँ पर मैं जो बात, जिसलिए मैं ये बात कहने जा रहा हूँ, वो ये कि मुझे हैरत इस बात पे हुई वहाँ पे जाके। एक तो होता है ना कि आप बाहर से एकदम घुस गए जाके, और आप चारों तरफ देख रहे होते हैं और आपको मुख्तलिफ मुल्क नज़र आ रहे होते हैं। ये मुल्क है, यहाँ पे ये मुल्क है। ऐसे में मैं कोई हुकूमत की तरफ से तो ना मुझे पता था, ना मैं वहाँ गया तो अदारे की तरफ से। और तो लेकिन ये हुआ कि ज़ाहिर है कि GNN और जो मेरा थोड़ी मेरे लिए जो हैरानकुन बात थी वो ये थी कि वहाँ पर इस पूरी खप में किसी को पता, वहाँ पर पाकिस्तान की मौजूदगी थी। और मेरे लिए इंतहाई, ये अगर उसको दिखाएं थोड़ा, तो पाकिस्तान का जो स्टॉल था, एक तो ये कि क्राउड है वहाँ पे, लोग हैं और सारी वेब समेत, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान का जो है वो पाकिस्तान की मौजूदगी थी सारे मुल्कों के दरमियान। और पाकिस्तान से एक तो पाकिस्तान, अच्छा इंडिया, बहुत बहुत ज़्यादा इंडिया से लोग थे, उनसे देखा और उनको समझा। पाकिस्तान से लोग जो हैं वो वहाँ पे एक तो गए हुए थे एज यानी जो जगह एम्बेसी ने अरेंज की हुई थी वहाँ पे। मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी। उन्होंने कहा कि जी, मैंने कहा यार ये कहाँ से, इसका तो कोई जिक्र भी नहीं आ रहा, कोई नाम भी नहीं आ रहा, पाकिस्तान खबर भी नहीं आ रही। ये तो इतनी बड़ी वेब समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, और वहाँ पे बड़े मतलब ज़बरदस्त किस्म के पाकिस्तान से लोग गए हुए थे। लेकिन उससे हटके भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी थी, यानी उससे हटके भी मुख्तलिफ जगहों पे इंडिपेंडेंटली। जैसे मैं तो उस वहाँ पे गया, जाके मिला लोगों से, लेकिन बाकी जगहों पर भी मैं था। लेकिन वहाँ जो पाकिस्तान की ये कितनी इंपॉर्टेंट बात थी कि वहाँ एम्बेसी ने खामोशी से अरेंज किया हुआ था। लेकिन जब वहाँ पे मैं वो साथी, उनसे बात हो रही है, गपशप लग रही है, ये हो रहा है, पीछे खबर आ रही है कि पाकिस्तान में VPN पता नहीं बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो रहा है, ये हो रहा है और वो क्या। यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक साथ साथ हो रहे हैं वाक़यात। अब मैं उधर बैठ के उनको कह रहे हैं अब क्या क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो
किसी जगह अब मुझे बताएं कि वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है, तो पाकिस्तान की बात हो रही है, और वहाँ ये मुकम्मल तौर पे रिलेवेंट है कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी के हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, क्योंकि बात वहाँ पाकिस्तान की हो रही है। ऐसी जगहों पे जाके या बात हो रही है कि यार ये इंडिया से, या ये है कि बांग्लादेश से आए, या ये है कि ये जो है यूरोप के अंदर बहुत बहुत इनोवेशंस हो रही हैं। यूरोप मेरे लिए सरप्राइजिंग कि तमाम तर जंगों के बावजूद, जॉर्जिया से, यूक्रेन से, फिनलैंड से, स्वीडन से, ये जो ख़ास तौर पे ईस्टर्न साइड है, और वहाँ बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाले दिनों में इन जंगों की वजह से बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया, और वो हो रहा है कि इमिग्रेशन का जो मसला है, इमिग्रेंट्स का, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा लेकर आ रहा है, और वो अमेरिका में भी ला रहा है और वो यूरोप में भी ला रहा है। और यूरोप में तो सड़कों पे लोग और मार कुटाई और ये सारी अफरा तफरी। तो इसमें जो है ये लेकिन मैं सिर्फ आपसे बात ही कर रहा था कि जहाँ कुछ जगह ऐसी होती हैं कि आपको अचानक एहसास होता है कि यार ये तो बड़े, यहाँ पर ये पाकिस्तान का भी तो लगा, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूसरी बात जो है, मैं ये सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ कि ये जो अगला कुछ अरसा है ना, ये हमारा ख्याल है कि शायद ये पाकिस्तान में ही हो रहा है सारा। ये तमाम दुनिया में एक ग्लोबल टर्मोइल है जो बढ़ रहा है, स्केल कर रहा है, ठीक है, और ये अल्टीमेटली कहाँ जाके ख़त्म होगा कोई नहीं जानता। ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर लोग ये समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम है। दूसरे इलाके में चले जाएं तो वहाँ पर बॉम्बिंग्स हो रही हैं और पता नहीं कितने हज़ार या लाख लोग मर गए, शहीद हो गए, कहीं पर सर फाड़ रहे हैं एक दूसरे का, सड़कों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं, आगें लग रही हैं। एक ग्लोबल क्यास है। आप एक जगह से शुरू करें, उसको दूसरी जगह से स्केल कर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन यह है कि इसी दौर में ये होता है कि फिर लोग जो बच के निकलते हैं, या जो लोग अपने कामों पे लगे रहते हैं, जो बिल्कुल, इसको मैं इस तरह से देख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जो कोविड में अनसर्टिनिटी नहीं आ गई थी पूरी दुनिया में, कब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो उसमें होता है कि सबसे पहले आप अपने आप को सुकून से, आराम से जो है ना, कि उस वाली कैफियत में ले जाएं कि बिल्कुल आप सुकून से बैठ जाएं आराम से। वो जो बेचैनी, क्या होगा, कैसे होगा, तो भागम दौड़, इधर लोग उधर से कोई डिपोर्ट हो रहे हैं, इमिग्रेंट्स आगे, अमेरिका में क्या होगा, आगे भी, तो आराम सुकून से मुल्क अपने आप को संभालें, ठीक है। क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा टर्मोइल है, और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं ना, तो वो एक पूरा सिस्टम एक कई दहाइयों के बाद, आगे पीछे या सदियों के बाद, तो वो तेज़ी के साथ हो रहा है। इसमें आप ये देखें कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके आने से पहले ये जो भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन होगी, ये कोई रवायती एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगी। यानी चाहे वो कोई अरब मुल्क हो, या यूरोपियन मुल्क हो, या इंडिया हो, या पाकिस्तान हो, या वो चाइना हो, वो ऐसे लोगों से बात कर रहे होंगे जो कि रवायती ब्यूरोक्रेट्स नहीं होंगे, जो कि रवायती डिप्लोमेट्स नहीं होंगे। उनमें से कोई इलॉन मस्क है, ठीक है, जिसको कहा कि भाई यहाँ तो मतलब वो कोई ब्यूरोक्रेट तो नहीं है ना, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मतलब है कि सैम ऑल्टमैन जो है, वो भी शायद पॉलिटिक्स की तरफ उनका भी ध्यान चला गया, जो कि चैट जीपीटी और उससे पहले जीपीटी। तो बात ये है कि ना रवायती वो पॉलिटिशियंस हैं सामने मद्दे मुकाबिल, ना रवायती ब्यूरोक्रेट्स हैं, ना रवायती अब बात हो रही है एक दूसरे से। यानी अब वो नहीं है कि जी एक डिप्लोमेट्स का होता है ना, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात करो, कहीं हो भी रही है लेकिन वो आपको ख़त्म होता है सिलसिला जगह, स्ट्रेट टॉक हो रही है, और उसके बावजूद जो है ना जंगें फैल रही हैं। अच्छा, इसमें जो पिछले 24-48 घंटों को आप देख लें, तो इसमें सबसे जो एक तो वो जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है रशिया ने। रशिया का मैं वही हमेशा कहता हूँ कि रशिया 75% एशिया में और 25% यूरोप में, अगर उरल पहाड़ों से हम लें, और कॉन्टिनेंट नहीं बल्कि यूरोप और एशिया शायद एक ही हैं, यूरेशिया एक बड़ा लैंड मास है। तो अगर वो इंटर कॉन्टिनेंटल कहते हैं तो दो कॉन्टिनेंट्स में फिर एक तो वो ज़ाहिर अमेरिका तक, तो 5,500 किलोमीटर्स रेंज का ये जो है ये इंटर कॉन्टिनेंटल, क्योंकि कॉन्टिनेंट तो दूसरा ही है, लेकिन साथ ही वो फिर यूरोप को भी लेते हैं, इसमें नेटो को भी ऐड करते हैं, तो वो फिर
वहाँ पर कॉन्टिनेंट की तारीफ अलग हो जाती है। लेकिन वो तजर्बा किया और वो ये कि जिस स्पेस में गया और फिर उसके बाद जाके नीचे दोबारा एटमॉस्फेयर में आया और दूर जाके हिट किया अपने हाथों को, तो वो टेस्ट किया। लेकिन उसके साथ ही जो है वो दूसरी जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उनकी तरफ से जो सख्त बात हुई है, एक तो मिसाइल टेस्ट हुआ, दूसरा चूँकि इससे पहले जो है वो बरतानिया ने भी इजाज़त दी थी अपने मिसाइल्स, उनके भी फायर, उनकी जानिब से जो मिसाइल्स दिए गए थे वो भी फायर कर दिए थे। अमेरिका ने भी इजाज़त दे दी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भी। तो रशिया की तरफ से आज एक ऐलान हुआ जो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि जो कुछ देर पहले टास्क उनके जो है, मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड्स कोट कर रहा हूँ, ये सेकंड अगर हम दिखाएं, यूएस मिसाइल डिफेंस बेस इन पोलैंड टू डिफेंड जो है वो वहाँ पे मौजूद है। ये जब ये स्टार्ट हुआ था सारा सिलसिला, तो उस वक्त ये हिट करने जा रही है, कह रहे हैं कि हम इसको हिट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये उनकी तरफ से ये बात होना जो है कि हम यहाँ पे हिट करेंगे पोलैंड के अंदर। अच्छा, पोलैंड में जो है वो एम्बेसीज़ वगैरह मुख्तलिफ खाली करवा ली गई, जो कि बड़ी एक अजीब सी बात है। ये जो है ये रेज़िकोवो के इलाके में ये मिसाइल डिफेंस फैसिलिटी बाल्टिक के करीब, वहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम है और वहाँ पर ये मौजूद है। और इसी तरह से ये रोमानिया में भी है और ये पोलैंड में भी है। और ये जो है ये बड़ी एक संगीन मामला होगा कि अगर वो जवाब में हिट करते हैं। ये बुश दौर में स्टार्ट हुआ था प्लान, और उस वक्त ये था कि वो जो न्यू यूरोप और ओल्ड यूरोप इस तरह की बात हो रही थी डोनाल्ड रम्सफील्ड के वक्त में। लेकिन फिर उसके बाद 2016 में ये स्टार्ट हुआ, और पिछले साल प्रॉपर इसका उनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका, वो कह रहे हैं हम इसको पोलैंड में हिट करेंगे। अब पोलैंड जो है वो जाहिर है कि ये पोलैंड तक मामला जो जॉर्जिया के अंदर हंगामे हो रहे हैं, लेकिन जॉर्जिया में वो प्रो रशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे थे, तो वो उसमें ये था कि सल्तनत तक था उधर जॉर्जिया का, लेकिन अल्टीमेटली जॉर्जिया रशिया की तरफ ही जा रहा है और उधर से पुतिन जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने कल फॉक्स पे मैं उनकी बात सुन रहा था, तो उन्होंने कहा ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में अपने कि हम जो है वो डिप्लोमेटिकली तैयार हैं कि हम इस मामले को हल करें, और लेकिन डिप्लोमेटिक मामला कैसे हल होगा, क्या होगा, और अब तो वो मामला ख़राबी की तरफ जा रहा है। जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो ब्राज़ील में मौजूद है, और मैं हमेशा ये बात उस दिन मैंने की थी कि अगर वो लैटिन अमेरिका में पहुंचा है चाइना, तो इसका मतलब कि मॉनरो डॉक्ट्रिन का ख़ात्मा हो गया, कि जिसमें लेफ्ट हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वो ब्राज़ील में और वहाँ पर उन मुल्कों में जिन मुल्कों के इमिग्रेंट्स को भी निकालना है, तो वहाँ पर एक तनाव पैदा होगा ट्रंप के आने के बाद के मैक्सिको के लोगों को, चिली के इधर निकालो, सबको निकालो, और वहाँ चाइना बैठा हुआ है ब्राज़ील में। बाकी अब ब्राज़ील का एक लिंक पुर्तगाल से भी बनता है, बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मैं बाद में कभी बात करूँगा उस पर। उनके बादशाह के उनके एक मुल्क के बादशाह दूसरे मुल्क के बादशाह बन गए थे, बहरहाल वो एक बड़ी हिस्ट्री है। लेकिन ये है कि मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो वाकई ये हो, तो ये अब एक टर्मोइल बढ़ता जा रहा है। रवायती आपके सामने नहीं आ रहे लोग आने वाले दिनों में, ना डिप्लोमेट्स हैं, ना रवायती पॉलिटिशियंस हैं, ना रवायती बात, बिल्कुल एक तनाव है पूरी दुनिया इस वक्त। जो इंतशार अब देखें, आज भी शहादतें हुई हैं, आज शहादत कुरम में हुई, रोज़ कोई ना कोई वाक़या दहशतगर्दी का हो रहा है। लेकिन उस दहशतगर्दी के वाक़े के साथ साथ दूसरी तरफ आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नज़र आ रही है, ठीक है। तीसरी तरफ ये है कि काम चल रहा है, दुकानें, लोग अपना काम संभाल के जैसे भी। अच्छा, ये टर्मोइल यहाँ नहीं है, ये बाहर भी है, ज़हन में रखें, आने वाले दिनों में बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा होगा। बाहर की जो ग्लोबल सिनेरियो, लोगों का ख्याल है कि यहाँ से बाहर निकल जाओ और बाहर जाके, इस वक्त वो सड़क, मतलब यूरोप में आपको गलियों में, सड़कों पे ये गत्ते लगे हुए, और वो उसमें कमलों के अंदर जो है वो लोग पड़े हुए हैं सड़कों पे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, और उनको उन्होंने या तो बाहर
फेंकना उठा के या वो लड़ रहे हैं सड़कों में, एक क्योस है, ग्लोबल क्योस है। तो ये इमिग्रेशन के हवाले से बड़े मामला जो हैं ये सख्त होने जा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये, तो एक तो ये बात ये होगी। दूसरा जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये बढ़ रही है जंग, यानी जो जंग है ये बढ़ रही है, लेकिन उस जंग के दौरान दुनिया रुक नहीं जाती। जो मैं आपसे बात करूं कि ख़ास जो जहन के लोग हैं वो अपना काम भी उस दौरान करते रहते हैं। आप बड़े बड़े अगर यहाँ पूरे ये हिंदुस्तान में अगर आप देखें ना कारोबारी ग्रुप्स, तो कई आपको बहुत से ग्रुप्स ऐसे आपको न हैं जो आपको पहली और दूसरी जंग अजीम के दरमियान आपको इस्टेब्लिश होते नज़र आ रहे हैं कि उस दौर में जनाब ये कोई जो है वो उनके सन्स के नाम से अब काम कर रहा है या कोई ब्रदर्स के नाम से काम कर रहा है। इस तरह की कंपनियां उस दौर में बनी हुई हैं सारी। तो वो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो इस क्योस में से अब कैसे लोगों ने निकलना है आगे जाके। दूसरी जो बात है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो लॉयड ऑस्टिन जो हैं सेक्रेटरी डिफेंस, जो अब उनके चंद रोज़ रह गए और ये क्योस अभी कैसे जाएगा आगे तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के आने तक। वो लॉयड ऑस्टिन जो हैं वो लाओस गए और लाओस में उन्होंने एक बड़ी अजीब वहाँ से स्टेटमेंट आई, जो इस तरह से स्टेटमेंट बड़ी अजब लगी मुझे। तो मैंने कहा मैं इसको डिस्कस करूँ। उनकी एक स्टेटमेंट आई कि उन्होंने ये कहा कि जी जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अच्छा, ये जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने मिलने से इनकार कर दिया, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। और अमेरिका के सेक्रेटरी डिफेंस का ये कहना पब्लिकली कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने, हम यहाँ पर कई जगह पे है, कोई अगर हम कोट कर दें कोई न्यूज़ साइट तो उससे बेहतर होगा, तो वो कहते हैं कि जी जो है हम नहीं मिलेंगे। ये हम ब्लूमबर्ग को कोट करते हैं। पेंटागन चीफ सेज कि चाइना डिक्लाइन मीटिंग ड्यूरिंग हिज एशिया विजिट, और बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ। ये पब्लिकली बात करने की ज़रूरत भी नहीं है, रॉयटर्स भी इसी तरह सारे दुनिया के अखबार कोट कर रहे हैं कि भाई चाइना ने मिलने से इनकार कर दिया ये। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि चाइना के ये मीटिंग लाओस में हुई है। अच्छा, लाओस जो है ना वो एक आप देखें कि लोगों को बहुत ज़्यादा पता भी नहीं, जाते भी नहीं लोग सारे, लेकिन कहा यह जाता है कि दुनिया की अब तक हालिया तारीख में सबसे खुफिया जंग अगर किसी मुल्क में लड़ी गई है तो लाओस में लड़ी गई है। और लाओस जो है अगर हम उसका नक्शा देखें तो एक तरफ हमें वियतनाम नज़र आ रहा है, एक तरफ हमें बर्मा नज़र आ रहा है, ये लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, और एक तरफ जो है वो थाईलैंड है और ये लाओस। और लाओस में दुनिया की तारीख में सबसे, लॉयड ऑस्टिन वहाँ थे। अच्छा, लॉयड ऑस्टिन, मैं एक मिनट से एक बात इंटरेस्टिंग है और बड़ी उसको कह के निकलता हूँ कि दुनिया की तारीख की सबसे खुफिया जंग वहाँ लड़ी गई। लाओस जो है वो न्यूट्रल मुल्क था कोल्ड वॉर के, पिछली कोल्ड वॉर के दौरान, और आइजनहावर ने, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहावर हैं, उन्होंने आइजनहावर ने कहा कि वहाँ पर उनके जनरल थे, तो उनके साथ उन्होंने डील किया जनरल वेंग पाओ के साथ, और जनरल वेंग पाओ के साथ डील किया और जनरल वेंग पाओ ने उनको इजाज़त दी खामोशी से कि वो अमेरिका वहाँ पर आ जाए, और CIA का वहाँ पे CIA की एक साइट वहाँ पे बन गई। अच्छा, ये वेंग पाओ जो हैं ये, इन्होंने अमेरिका की खामोशी, 2011 में इनकी डेथ हुई, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अब लॉयड ऑस्टिन कहाँ पे हैं? लाओस में है, ठीक है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो 20 स्लाइडर में दिखाएं, वेंग पाओ की डेथ हुई तो एडेड US, तो ये जनाब जिन्होंने उस वक्त मदद की थी, ये 2011 में इनकी डेथ हुई। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अच्छा, आइजनहावर के बाद फिर कैनेडी ने, जब कैनेडी आए, फिर उसके बाद फिर जॉनसन आए, फिर उसके बाद जो है निक्सन आए, तो उन्होंने उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। वो ये था कि वो डोमिनो इफेक्ट था कि जी अगर ये निकल गया हमारे हाथ से, लाओस निकल गया वियतनाम के बाद, तो फिर सारा साउथ ईस्ट एशिया निकल जाएगा। डोमिनो थ्योरी ये थी कि तो यहाँ पे एक जगह बना के रखो। उस जगह का जो नाम है वो रखा हुआ था लीमा साइट 85, लीमा साइट 85, 85, लीमा साइट 85। इस CIA 18 अगर हम देखें
तो इनके जो डिक्लासीफाई हुए हैं पेपर्स, तो ये फॉल ऑफ लीमा साइट 85, वो ये हुआ कि वहाँ से कम्युनिस्ट आए और उन्होंने ये बढ़ते 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 पूरी 50 की दिहाई, पूरी यानी 60 की दिहाई वहाँ पे CIA मौजूद थी और लाउस न्यूट्रल था, पता किसी को नहीं था। उसके बाद ये हुआ कि वो ये लीमा साइट पे CIA का इशू सारा चल रहा था। अच्छा, अब जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ कि जब वहाँ से वो जो कम्युनिस्ट गुरीले थे वो आ गए, उन्होंने जो कब्जा किया, तो बयान होता है कि तारीख की फिर बदतरीन बॉम्बिंग जो है वो अमेरिका ने लाओस पे की। और इसके ऊपर अगर 10th हम दिखा सकें, एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी है, इसमें डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, लेकिन मोस्ट सीक्रेट प्लेस 10th स्लाइड, टॉप सीक्रेट CIA कवर्ड वॉर इन लाओस। अच्छा, हुआ क्या इसमें कि उन्होंने कहा कि CIA उधर से वो आ रहे हैं, तो ऑर्डर ये हुआ कि वहाँ जितनी CIA की अपने लोग मौजूद हैं उन पे बॉम्बिंग करके वो, ताकि वो उनके हत्थे ना लग जाएं, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जो भी तरीका, क्योंकि यहाँ CIA की ये जो जगह थी लीमा साइट 85, ये मदद दे रही थी वियतनाम की जंग में, गाइड कर रही थी कि अमेरिका ने कैसे, लाओस हालांकि लाओस न्यूट्रल था, जब वो कम्युनिस्ट आ गए तो उन्होंने कब्जा कर लिया इस पे आके। अब जनाब इसमें ये हुआ कि जब बॉम्बिंग हुई तो एक अमेरिका का कई 7-8 उनके अमेरिका के लोग, कुछ 40 लोकल आगे पीछे, तो इस लीमा साइट पे वो मारे गए। 50 साल लगे उसकी बाकियात ढूंढने में एक फौजी के। वो 26 साल का था, डेविड एस प्राइस उसका नाम। अगर हम 9th और 8th और 9th दिखाएं तो हमें तो अंदाज़ा हो, क्योंकि ये अभी ये हुआ कि 50 साल लगे उसकी बॉडी तलाश करने में, फिर उसकी बॉडी मिली और अभी इस साल अगस्त में उसकी आखिरी रसूमात अदा की गई। उसकी जो बाकियात थी वो मिली किसी जगह से, अमेरिका में लाके उसको 50 साल लगे उस 26 साला बंदे को जो की डेथ हो गई थी, और वो उसकी, क्योंकि ऑर्डर ये था कि जी यहीं पे, लेकिन पेपर जब डिक्लासीफाई हो गए तो फिर उसके बाद ये पता चला कि यहाँ पे ऐसे। तो अब ये बड़ा हिस्टोरिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर दोबारा ऑस्टिन लॉयड गए और चाइना ने मना कर दिया। पुरानी हिस्ट्री आपको बताओ ना कि लाओस में सबसे खौफनाक सीक्रेट वॉर हुई थी, और शायद गजा या लेबनान से पहले कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं बॉम्बिंग हुई है, यानी अफ़गानिस्तान से भी ज़्यादा बॉम्बिंग अगर हुई तो लाओस में हुई थी। वहाँ हर 8 मिनट के बाद जो है एक बॉम्ब गिरा दिया जाता था। अच्छा, अब इसमें तो एक तो वहाँ पे मामला बढ़ रहा है, ये वारंट जारी हो गए अभी नेतन्याहू के, और ये सारे वारंट जारी हो गए 120 मुल्कों में। नेतन्याहू उधर से कई और भी मुल्कों ने फ़ौरन कह भी दिया कि हम तो इस पे अमल दरामद करवाएंगे। नीदरलैंड्स के अंदर जो ICC का हेडक्वार्टर है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ गया, बाकी मुल्कों की तरफ से आ गया, तो 120 मुल्कों में ट्रैवल नहीं कर पाएगा नेतन्याहू और गैलेंट और बाकी। लेकिन देखना ये है कि ये कैसे आगे ये एक्सकलेट क्यों हो रही है, क्योंकि जो जंगबंदी की करारदाद थी वो अमेरिका ने फिर वीटो कर दी। अच्छा, उधर से जो है वो स्टॉर्म शैडो मिसाइल्स भी फायर हुए हैं, रशिया में यूक्रेन यूज़ कर रहा है, वो आगे मामला ख़राब हो रहा है। इधर से गौतम अदानी का क्या बनेगा, वो एक तरफ सारा मामला एक तरफ पड़ा हुआ है। गौतम अदानी ग्रुप जो है अदानी, वो जो है वो उसमें गौतम अदानी के पीछे अमेरिका लग गया बुरी तरह से, और पता ही चल रहा है कि जी 265 मिलियन जो है उस बंदे ने, गौतम अदानी ने रिश्वत दी, जिसमें उनके एक पुराने जो है वो चीफ मिनिस्टर भी हैं उनकी रियासत के। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब डिस्कस कर लेते हैं। अब ये जो पूरा ग्लोबल केओस है, और उसके नतीजे में $2 बिलियन का फ़ायदा उठाया, इनको रिश्वत खिलाई और फ़ायदा उठाया, और ये मामला अपनी जगह चल रहा है। उधर एडमिनिस्ट्रेशन उधर बैठ गई आके, क्या ये उसको कैरी करेंगे, कैसे, उधर ग्लोबल क्या। इसमें जो वाहिद बात है ना वो ये है कि बिल्कुल आप उस मोड में चले जाए जैसे कोविड में था ना, कि बिल्कुल डाउन। अब ख्याल है यहाँ हो रहे हैं, नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबल केओस है, इंतशार ना फैलाएं। इसमें जो रगड़े गए लोग रगड़े गए, पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है, ठीक है ना। कहीं
इधर से उधर चले जाएं, यूं कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे बिल्कुल ठंडे होकर आराम सुकून से, क्योंकि ये जो क्योस है ये भी बढ़ेगा और उसमें रियासतें सिर्फ अपने आप को देखें। और मैंने कहा देखें कि यहाँ पर जिक्र भी नहीं है। मैं अगर वहाँ जाता मुझे कोई पता, मैं तस्वर भी नहीं करता कि ये लिस्बन की कॉन्फ्रेंस में, वेब समिट में पाकिस्तान की प्रेजेंस है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इसमें मुल्क अपना काम कर रहे हैं, रियासतें अपना काम कर रही हैं। कहीं आज ये आइडियाज़ में एक्सरसाइजेज हो रही हैं, साथ सिक्योरिटी का थ्रेट भी है, साथ ही इकॉनमी भी चल रही है आगे और चलेगी आगे। लेकिन उसके साथ साथ आपने ये इश्यूज, और इसी में कहीं मतलब है कि कहीं अभी तो रियासत अपने आप को बना रही है ना, फिर ये शक्ल क्या लेंगी, कौन से ब्लॉक्स होंगे, कौन सी दुनिया किस तरफ आगे जाएगी, कैसे ये सारी जो जंगें हैं कहाँ तक बढ़ेंगी। देखें ना, अब अभी इमास होस्टन फिर दोबारा पहुँचे हुए हैं, वो कोशिश करवा रहे हैं कि लेबनान की और इसराइल की जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन ये कि जंग तो ख़त्म नहीं हो रही, जारियत है, कत्लेआम है। तो ये मामला जो हैं वक्फा लें, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं कि बातचीत हो रही थी और होती रहेगी बातचीत, और एक मीनिंगफुल किस्म की एक बातचीत हो रही है। ये जो 24 तारीख का है ना, ये मुझे इल्म नहीं है कि इसका, मैं चूँकि यहाँ था नहीं, ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे इल्म नहीं है कि इसके पीछे क्या महरक़ात थे। लेकिन एक तलखी जो है वो कम होना तो बहुत ज़रूरी है मुल्क के अंदर, और तलखियाँ कुछ कम हो भी रही थीं। लेकिन फिर ये हुआ है कि वो ये जो एक फ़ाइनल कॉल वाली बात हुई, अब देखें इसके ऊपर किस तरह से, अब तो अदालत का हुक्म आया है, तो देखते हैं कि क्या टकराव की तरफ जाता है मामला, या ये क्या अफ़वाह व तफ़हीम से टकराव जहाँ भी हो रहा है मुल्क दुनिया में इस वक्त, जहाँ लोग, मैंने आपसे कहा ना कि वो एक कई जगहों पे आपको बढ़ती नज़र आ रही हैं। इसलिए आपका ख्याल है हमारे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन जो इस वक्त उसमें कूद रहा है ना, वो कहते हैं ना जंपिंग इन फ्राइंग पैन में आप छलांग मारें, कि ये स्विमिंग पूल समझे, वो फ्राई पैन में छलांग मार दें। तो ये वो फ्राई पैन में छलांग मार रहे हैं जो इस वक्त, ये क्योंकि इतना ग्लोबल क्याओस है, इतना रीजनल क्याओस है। देखें आज ही एक वो दिफाई नुमाइश चल रही है कराची में, आइडियाज़, जिसमें कई मुल्कों के लोग हैं, और मैं देख रहा था जो बड़े वहाँ पे। लेकिन यह है कि उसके साथ ही आप देखेंगे दहशतगर्दी का वाक़या भी है, उसके साथ ही आपने इकॉनमी भी लेके चलनी है, उसके साथ ही आपकी ये जो सोशल अनरेस्ट है। अच्छा, सोशल अनरेस्ट, लोग बेचैनी, क्या क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, लोग ग्लू हो गए, वो टेलीफोन, मोबाइल, एक आगे पीछे दाएं बाएं। तो आपने इसी वक्त में जो बच के लोग निकल गए जाते हैं, वो फिर इसे क्रॉस करते हैं और वो इमर्ज होते हैं आगे, चाहे वो आप नौजवान हो। इसी में ये पूरे कोविड में जब दुनिया फंसी हुई थी, हमें कुछ नहीं होगा, हम ये करेंगे, क्या करें, आगे पीछे भगदड़ मची हुई थी दुनिया में। एक वो तबका था, दूसरा तबका वो था। इसी दौरान ये आए ना आपके LLM, सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और सारा, तो वो टेक्नोलॉजी पे लगे हुए थे। इसी दौरान ये सारा वो, मतलब 2 साल पहले मैं जब गया था इस तरह कॉन्फ्रेंस में, दूर दूर तक कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल का तस्वर ही नहीं था। उसके बाद होने वाला है। तो उसी दौरान वहीं पे मैं था जब ये इत्तेफाक से ये GPT आया। अब तो चैट GPT तो बहुत आगे जा रहे हैं मामला ऑटोमेशन के। तो उसमें यह है कि अब कितनी नौकरियों ने जाना है, कितने लोगों ने आगे, जिन मुल्कों में पॉपुलेशन बहुत यानी वहाँ ये हो रहा है कि अब आप आएँ, यहाँ पर लीगली आएँ और यहाँ पे आप इन्वेस्ट करें आके, और यहाँ के लोकल कितने आप मुलाजमतें कितनी दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप जाके मुलाजमत ढूंढें वहाँ पे। तो इशू ये है कि वो पूरी दुनिया में, अब यहाँ पर पाकिस्तान में मतलब इशू सिर्फ स्टेबिलिटी है, कि स्टेबिलिटी भी, और इसको गैर मामूली भी ना समझे, ग्लोबल क्योटिक है ना चीज़ की, आपके पड़ोस में जंगें हो रही हैं। ये अगर इसको सेंट्रल एशिया, मुझे खैर इस पर भी इस बाज़ नाम ऐसे हैं कि समझ में नहीं आता कि सेंट्रल एशिया जो है ये, एनीवे, तो सेंट्रल एशिया में क्या आप देखें, उधर जो है वो जंगें, जिनके बारे में बिल्कुल ये था कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहा है कि जी इस हफ्ते अगले चंद दिनों में साइन हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, वो आगे से नेतन्याहू को मिला हुआ है लाइसेंस। तो वो अब कैसे होगा, क्या होगा, मुल्क कौन सा रोकेगा, कैसे वो वहाँ पर कौन सी फोर्सेस होंगी, कैसे, इसी तरह से यूक्रेन की जंग, बिल्कुल आप समझें। इस दौरान आप देखें चाइना बिल्कुल सुकून से आगे अपना काम कर रहा है, खामोशी के साथ,
बिल्कुल कंपोज। शी जिनपिंग ब्राज़ील में घूम रहे हैं, वहाँ पे वो जनाब लैटिन अमेरिका के अंदर वो बेल्ट एंड रोड का आगे बढ़ रहा है। और ये मैंने आपसे कहा कि अल्टीमेट, अच्छा ये जो आगे रिलेशनशिप डेवलप होने जा रही है ना पूरे रीजन की, ये पूरे रीजन में ये बड़ा अजीब सा मामला हो जाए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है रशिया चाइना, अब ये ब्रिक्स कैसे इमर्ज होगा और इसमें एससीओ कैसे इमर्ज होगा और दुनिया के सामने पैरेलल सिस्टम कैसे आएगा। भी लैटिन अमेरिका के उधर तो मैंने आपसे कहा ना कि यूरोप में भी इस वक्त आप देखें तो जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात शी जिनपिंग से हो रही है, प्यूटिन से नहीं हो रही। प्यूटिन को तो अगेंस्ट तो वो दिया है उन्होंने, लेकिन प्यूटिन के जो स्ट्रेटेजिकल आए हैं सबसे बड़े उनके साथ हो रही है मुलाकात। और नॉर्थ कोरिया चाइना जो है वो आगे मतलब है कि प्यूटिन और वो वहाँ पे जो है वो जंग एक्सेलेट हो रही है और यहाँ पे जो है वो उनसे मुलाकात सब करें, जर्मन चांसलर बात कर रहे हैं, ये करें, चाइना को इंगेज कर रहे हैं। और वहाँ पे वेब समिट के अंदर भी जो माइक्रोसॉफ्ट और बाकी जो मेटा और बाकी लोग थे वो ये कह रहे थे कि हम चाइना से उस सूरत में आगे आने वाले दिनों में चाइना के साथ हम कोऑर्डिनेट करेंगे इस टेक की दुनिया में, अगर ये है कि अमेरिकन कंपनीज हैं हम। तो अभी ये भी देखना है कि ये आगे इसमें से कैसे इस पूरे केओस में जो है ना धुंध, ठीक है, हमेशा मेरा उसके बारे में एक वो बात रही है कि वो कहते हैं ना कि धुंध का मौसम शुरू हो रहा है तो ज़रा गाड़ी आहिस्ता चलाएं, इतनी स्पीड पे चलाएं। और मैं हमेशा उसमें कहता हूँ कि गाड़ी चलाएं ना, गाड़ी साइड पे खड़ी कर दे। आपने गाड़ी आहिस्ता कर दी तो ज़रूरी है जो पीछे आ रहा है वो भी गाड़ी आहिस्ता करे। आपने पता चला 40 पे कर दी, वो पीछे वाले ने 80 पे वो मारा सर पे जाके, तो अब गाड़ी साइड पे। इसी तरह आप सब हो जाए कि लोग इस वक्त जो है फ्राई पैन में छलांगे मारें, ओ भाई साइड पे हो जाएं, इस वक्त साइड पे बैठें, नंबर 1। नंबर 2, ये डायलॉग होना ज़रूरी है, लाजिम है कि बातचीत हो, मुज़ाकरात हों, एक दूसरी ये कोई हक़ बातिल का इसमें बैठें, मामलात को हल करें, जहाँ जिसके साथ ज़्यादती हो रही है उसे ख़त्म किया जाए। लेकिन ये उस वक्त होगा जब इंतशार नहीं होगा। इंतशार में तो क्योस है ना, तो वो मार दो, इसको ये करो, इसको गिरा दो, इसको ये तोड़ फोड़, ये उधर भी पुलिस अपनी है, उधर भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उधर आवाम भी अपने सारे, तो उधर वो उसका सर फोड़ रहे हैं, वो उसको मार रहे हैं। नहीं, इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप स्टेबल करें पहली चीज़ों को, इधर डी एस्केलेट करें, फिर उसके बाद मतलब पहले तो ज़रा तनाव कम, अच्छा तनाव कम हो गया था ये बयानात वगैरह इसमें भी, लेकिन वो एकदम से अचानक जो है वो चूँकि फ़ाइनल कॉल वाली चीज़ आई, मुझे नहीं पता कि वो फ़ाइनल कॉल में ज़ाहिर है अब एक फ़ाइनल स्ट्रेटजी तो आ गई है खान साहब की कि वो करेंगे इसमें मुकम्मल तौर पे, तो लेकिन अदालत का फ़ैसला भी है। तो अब उसमें देखना ये है कि मुकदमात भी बनेंगे, ज़ाहिर है। अभी तो मोहसिन नकवी साहब की बात सुन रहा था, तो ये अब देखना है कि कैसे सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है और उसमें टकराना भी नहीं है, लेकिन बात भी होनी चाहिए। फिर कैसे, तो अभी तो अनसर्टेनिटी है हर तरफ, लेकिन यह है कि हमारी जो 3-4 बुनियादी इश्यूज़ हैं ना, उन इश्यूज़ को साथ रख के फिर बाकी मामलात को गिराओ जलाओ, गाड़ियाँ तोड़ दी, जला दी, किसी कोई भी गरीब आदमी का ठेला जल गया, उसने उसको मार दिया, उधर से पुलिस वाले उठा के ले गए, उधर वो फिर एक होता है ना, एक नया चक्कर शुरू हो जाता है। तो इसमें उधर से जो मुज़ाकराती कमेटी बनी थी, तो खान साहब ने कहा था ना मुज़ाकरात करें, इजाज़त दी थी, तो वो बात भी सामने लाई जाए कि भाई क्या हुआ, उसमें जो लोग थे वो मुज़ाकरात उनके किधर से हुए, हुकूमत की तरफ से भी। अदालत ने भी आज बात की है कि मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाएं और मुज़ाकरात से मामला हल करें, और फिर अगर नहीं होता तो मुज़ाकरात तो होने हैं ना अल्टीमेटली, लेकिन यह है कि वो उसके नतीजे में नुकसान अपना ना करें। मतलब है कि वो, और आने वाले दिन चूँकि ये सारा क्याओस है ना हर तरफ, ये और क्याओस, ये अभी 2-3 महीने तक तो मुझे बिल्कुल ये जो एक मौसम ऐसा शुरू हो रहा है ना जिसमें आप कहते हैं वहाँ ट्रांजिशन हो रही है, फ्री फॉर ऑल है, कुछ पता नहीं, उधर से वो जनाब बैलिस्टिक मिसाइल फायर हो गया, उधर से चाइना को कह रहे हैं हम तुम बात नहीं करेंगे, जबकि शी जिनपिंग से बाइडेन मिले, उनके डिफेंस मिनिस्टर से जगह लॉस थी ना, जगह की मैं इसलिए बताया कि उस जगह पर चाइना ने इनकार किया मिलने से,
और जबकि एक्सपेक्ट कर रहे थे, लॉयड ऑस्टिन ने पब्लिकली कहा कि मुझसे मिलने से इनकार कर दिया चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने। ये सारा सिनेरियो, गौतम अदानी रगड़ पे रगड़ है, हिंदुस्तान पेपर्स कब से आए हुए हैं और वो चलता जा रहा है। और मैं कहना मैंने ये अब इसको कैसे करेंगे सारा सिलसिला। और ये जो है ये यानी आप जरा देखें ना, दो तरफ एक साथ चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ आपकी जो है वो पाकिस्तान में ऐसे गई महंगाई, ऐसे करके, और फिर एक जगह से प्लेटो सा नज़र आ रहा है। लेकिन ये तो वक्ती है ना, अगर आपने इसको परमानेंट, ये मैं हमेशा कहता हूँ ना, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट, फॉरेन पॉलिसी, ये इतनी फ्लूइड हो गई है ना। वो कहते हैं ना, ये बिजनेस में भी वो उस शख्स को रगड़ा लग रहा है अब, जो कह रहा है ना कि मैं अगले 4 साल का बिजनेस प्लान बना रहा हूँ, एक बिजनेस प्लान बना रहा हूँ। मेरे पास एक बिजनेस प्लान है जो कि अगले 4 साल का है। पहले साल में इतना होगा, दूसरे साल में इतना होगा। कहते उधर साइड पे जाना, तो यहाँ अभी बताओ, अभी के अभी अच्छा, तो कि कौन सा काम अभी हो सकता है? वो 2 साल 4 साल, पहले साल अब ये होगा, दूसरे साल ये होगा, तीसरे साल में ये होगा, चौथे साल में इतना मुनाफा, जो होता था हमेशा। वो दुनिया इतनी तेज़ी के साथ मूव कर रही है आगे, और सिचुएशन इतनी तेज़ी से कि उसमें अपने आप को संभाल के रखें। और डायलॉग लाजिम है, करना चाहिए, उसके बगैर कशीदगी ख़त्म नहीं होगी। ये मुल्क इसी तरह से अजीब सा एक वो रहेगा सारा सिलसिला। लेकिन ये है कि वो बीच में अब ये 24 तारीख आ गई है, तो मुझे नहीं पता कि अब 24 तारीख का एक फ्लूइड सिचुएशन है, किस तरफ जाती है। अभी 2 दिन हैं दरमियान में, तो इंशाल्लाह खैर होगी। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।